कल्पना कीजिए एक ऐसी मशीन के बारे में जिसके अंदर कोई भी पुर्जा नहीं हिलता, कोई शोर नहीं होता। फिर भी अगर उसे 1 सेकंड के लिए भी बंद कर दिया जाए तो पूरा का पूरा शहर अंधेरे में डूब जाएगा। बिल्कुल सही कहा। सड़क के किनारे, खंभों पर या सबस्टेशन में रखे वो बड़े बड़े लोहे के बक्से अक्सर हमारी नजर में नहीं आते, लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा में हम उसी खामोश मशीन के अंदर झांकने वाले हैं। और आज हमारा आधार है ITI इलेक्ट्रिशियन के मास्टर नोट्स, जो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत, उसकी संरचना और उसके रखरखाव की पूरी कहानी बयां करते हैं। हाँ, तो अगर बिजली को हम बहका हुआ पानी मान ले तो ट्रांसफार्मर वो डैम और पाइप का एक बेहद चतुर सिस्टम है जो पानी के प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। पानी का प्रेशर यानी वोल्टेज। बिल्कुल, और वो भी बिना किसी मूविंग पार्ट के। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। ये नोट सिर्फ किसी परीक्षा का रट्टा मारने के लिए नहीं है, एकदम सही, बल्कि हमारे चारों ओर फैले उस विशाल पावर ग्रिड के रहस्यों को खोलने की चाबी है जिस पर हमारी पूरी आधुनिक दुनिया टिकी है। ये एकदम सही शुरुआत है, क्योंकि देखिए, अगर हम लंबी दूरी तक बिजली पहुंचाने के विज्ञान को देखें तो ट्रांसफार्मर के बिना ऑल्टरनेटिंग करंट यानी AC पावर का ट्रांसमिशन लगभग असंभव ही होता। असंभव क्यों? क्योंकि जब किसी पावर प्लांट में बिजली पैदा होती है तो उसे सैकड़ों किलोमीटर दूर शहरों तक पहुंचाने के लिए वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। अच्छा, ताकि रास्ते में नुकसान ना हो। बिल्कुल, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि रास्ते में तारों के गर्म होने से ऊर्जा का नुकसान ना हो। लेकिन जाहिर है, हम उस लाखों वोल्ट की बिजली को सीधे घरों में नहीं भेज सकते। हाँ, वो तो तुरंत हर चीज को राख कर देगी। सही कहा। ट्रांसफार्मर ही वो कड़ी हैं जो उस हाई वोल्टेज को सुरक्षित स्तर तक नीचे लाते हैं या जरूरत पड़ने पर ऊपर ले जाते हैं। ये ग्रिड की रीढ़ की हड्डी हैं। और यहीं से सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में आता है। मशीन के बाहरी लोहे के ढांचे को देखने से पहले हमें ये समझना होगा कि इसके अंदर का अदृश्य जादू आखिर काम कैसे करता है। मतलब ऊर्जा एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना किसी सीधे तार के कैसे चली जाती है। नोट्स बताते हैं कि ये माइकल फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। जी, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? मैं इसे थोड़ा सरल भाषा में समझना चाह रही थी। मैं बताता हूँ। इसे ऐसे समझते हैं, जब ट्रांसफार्मर की पहली कॉइल, जिसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट बहता है तो वो अपने चारों ओर एक बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट लगातार अपनी दिशा बदलता है, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार फैलती और सिकुड़ती रहती है। समझ रही हूँ। ये फ्लक्स ट्रांसफार्मर के लोहे के कोर के रास्ते से होकर गुजरता है और दूसरी कॉइल यानी सेकेंडरी वाइंडिंग से टकराता है। फैराडे का सिद्धांत कहता है कि जब भी कोई बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र किसी तार से टकराता है तो वो उस तार के अंदर के इलेक्ट्रॉनों को धकेलने लगता है। एकदम सही। इसी धक्के की वजह से दूसरी कॉइल में भी वोल्टेज पैदा हो जाता है। कोई सीधा तार नहीं जुड़ा है, ऊर्जा सिर्फ इस अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र के जरिए एक से दूसरी तरफ बह रही है। अरे वाह, ये तो सच में किसी जादू जैसा लगता है। बिना छुए ही करंट पास हो रहा है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक गणितीय सूत्र भी इन नोट्स में दिया गया है, EMF इक्वेशन, जो है E = 4.44 FN/m। हाँ, EMF इक्वेशन। अब F का मतलब फ्रीक्वेंसी है, N टर्न्स की संख्या है और m अधिकतम मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये तो मुझे समझ आता है, लेकिन ये 4.44 का नंबर कहाँ से आ गया? हाँ, मतलब ये आसमान से तो नहीं टपका होगा। आसमान से बिल्कुल नहीं टपका है। देखिए, ऑल्टरनेटिंग करंट एक लहर की तरह चलता है, जिसे हम साइन वेव कहते हैं। इस लहर का एक फॉर्म फैक्टर होता है जो गणितीय रूप से 1.11 होता है। हाँ। जब इस 1.1 को लहर के 4 अलग-अलग हिस्सों या साइकिल से गुणा किया जाता है तो ये 4.44 बन जाता है। अच्छा, तो ये वहां से आता है? हाँ, तो ये समीकरण असल में हमें बताता है कि पैदा होने वाला वोल्टेज पूरी तरह से इस बात पर निर्भर है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी तेजी से बदल रही है और तार के कितने चक्कर या टर्न्स उस फील्ड को काट रहे हैं, है ना? बिल्कुल सटीक। तो क्या इसका मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर एक कार के गियर बॉक्स की तरह काम कर रहा है? गियर बॉक्स कैसे? मतलब जैसे गियर बॉक्स इंजन की कुल पावर को नहीं बदलता, वो सिर्फ स्पीड और टॉर्क की अदला बदली करता है। अगर स्पीड ज्यादा चाहिए तो टॉर्क कम हो जाएगा।
दिलचस्प एनालॉजी है। तो क्या ट्रांसफॉर्मर भी वोल्टेज और करंट के साथ ठीक यही कर रहा है? फ्रीक्वेंसी और कुल पावर वैसी ही रहती है और सिर्फ वोल्टेज और करंट बदलते हैं? गाड़ी वाला ये उदाहरण काफी काम का है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर के मामले में एक बहुत ही पेचीदा बात है जो इसे गियरबॉक्स से थोड़ा अलग बनाती है। वो क्या? बात यह है कि ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनी को ये कभी नहीं पता होता कि भविष्य में उस पर कौन सा लोड जोड़ा जाएगा। मतलब लोड तो कुछ भी हो सकता है। घरों की लाइटें हो सकती हैं, पंखे हो सकते हैं, या फिर किसी बड़ी फैक्ट्री की भारी मोटर। बिल्कुल, और यहीं पर पावर फैक्टर का खेल आता है। देखिए, हीटर जैसे उपकरणों में केवल वास्तविक शक्ति का इस्तेमाल होता है, जिसे किलोवाट में मापते हैं। हाँ, रियल पावर या किलोवाट। लेकिन मोटरों में एक आभासी शक्ति यानी रिएक्टिव पावर की भी जरूरत होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनाने के काम आती है। अच्छा, तो मतलब ट्रांसफॉर्मर को दोनों तरह की पावर देनी पड़ती है। और कितनी आभासी शक्ति! इसीलिए निर्माता इसकी क्षमता किलोवाट में नहीं देते। तो फिर वो किस में देते हैं? वे इसे सिर्फ अधिकतम वोल्टेज और अधिकतम करंट को गुणा करके तय करते हैं, जिसे केवीए या वीए कहा जाता है। ओह, तो किलोवाट की जगह केवीए। एकदम सही। ये एक तरह से मशीन को ये बताए बिना बनाना है कि उसे दौड़ना है या वजन उठाना है, बस उसे उसकी अधिकतम क्षमता बता दी जाती है। ये तो बहुत ही अनोखी बात है। मतलब आप एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जो ये जाने बिना काम करेगी कि उसे अंततः खींचना क्या है। बिल्कुल, यही इसकी इंजीनियरिंग की खूबसूरती है। अब जब हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हिस्से को समझ चुके हैं, तो चलिए इसके भौतिक शरीर की तरफ बढ़ते हैं। जरूर। जब मैं सुरक्षा और संरचना वाले हिस्से को पढ़ रही थी, तो मुझे लगा जैसे मैं किसी मशीन के बारे में नहीं, बल्कि किसी जीवित प्राणी के श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रही हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि वो काफी हद तक वैसे ही काम करता है। एक ट्रांसफॉर्मर सचमुच सांस लेता है। सांस लेता है? वो कैसे? देखिए, इसके मुख्य टैंक के ऊपर एक छोटा सा ड्रम होता है जिसे कंजर्वेटर टैंक करते हैं। जब ट्रांसफॉर्मर भारी लोड पर काम करता है तो अंदर का तेल बहुत गर्म हो जाता है। और गर्मी से तेल फैलता होगा? बिल्कुल, गर्मी से तेल फैलता है। अगर उसे फैलने की जगह न मिले तो दबाव इतना बढ़ जाएगा कि पूरा टैंक ही फट सकता है। इसलिए वो फैला हुआ तेल ऊपर कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है। और जब मशीन ठंडी होती है तो तेल सिकुड़ता है और वापस नीचे आता है? एकदम सही। और इस प्रक्रिया में कंजर्वेटर टैंक बाहर की हवा को अंदर खींचता है। यानी गर्म होने पर सांस छोड़ना और ठंडा होने पर सांस लेना। लेकिन एक मिनट, बाहर की हवा तो नमी से भरी होती है। वही तो समस्या है। अगर वो नमी अंदर तेल में चली गई तो तेल का इंसुलेशन तो खराब हो जाएगा। और यहीं पर वो चीज आती है जो हम अक्सर जूतों या इलेक्ट्रॉनिक्स के डब्बों में देखते हैं, सिलिका जेल। एकदम सही पकड़े हैं। सिलिका जेल का ब्रीदर ट्रांसफॉर्मर की नाक की तरह काम करता है। नाक की तरह? हाँ, जो भी हवा अंदर जाती है वो इसी सिलिका जेल से होके गुजरती है। ये जेल हवा की सारी नमी सोख लेता है और केवल सूखी हवा को अंदर जाने देता है। और इसका रंग बदलना भी अपने आप में एक सूचक है ना? बिल्कुल। नोट्स में लिखा है कि सूखा होने पर ये एकदम गहरा नीला होता है, हाँ। लेकिन नमी सोखने के बाद ये हल्का गुलाबी या सफेद होने लगता है। हाँ, जिससे ऑपरेटर को दूर से ही पता चल जाता है कि इसे बदलने का वक्त आ गया है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि इसे फेंकना नहीं पड़ता। इसे धूप में या ओवन में 150 से 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके फिर से नीला किया जा सकता है। हाँ, इसे रिकंडीशन करना कहते हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट और दोबारा इस्तेमाल होने वाला तरीका है। रखरखाव के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए, अगर सिलिका जेल नाक है तो बुकोल्स रिले इस पूरी मशीन का नर्वस सिस्टम है। बुकोल्स रिले ये कहाँ लगा होता है? ये रिले कंजर्वेटर टैंक और मुख्य टैंक को जोड़ने वाले पाइप के ठीक बीच में बैठा होता है। इसका काम है अंदर होने वाले किसी भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को पहचानना, और वो भी गैस के जरिए। गैस के जरिए? वो कैसे काम करता है? मतलब क्या उसमें कोई खास सेंसर लगे होते हैं? सेंसर नहीं होते। इसमें एक बहुत ही सरल लेकिन चतुर मैकेनिकल सिस्टम होता है जिसमें 2 फ्लोट यानी तैरने वाले गोले होते हैं। अच्छा। जब ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई हल्का दोष होता है, जैसे तारों के बीच हल्की सी स्पार्किंग हो रही हो, तो तेल धीरे धीरे गर्म होकर गैस के बुलबुले बनाने लगता है। और गैस हल्की होती है तो वो ऊपर उठेगी? बिल्कुल, ये बुलबुले ऊपर उठकर रिले में जमा होने लगते हैं। जैसे ही गैस जमा होती है, ऊपर वाला फ्लोट नीचे खिसकता है और एक अलार्म का सर्किट पूरा कर देता है। तो ये ऑपरेटर के लिए चेतावनी है कि अंदर कुछ गड़बड़ पक रही है? हाँ, ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है। उस स्थिति में तेल में गैस का एक बहुत भारी दबाव बनता है और तेल तेजी से ऊपर की तरफ भागता है। ये तेज बहाव सीधे नीचे वाले फ्लोट से टकराता है
और ये निचला फ्लोट कोई अलार्म नहीं बजाता, ये सीधे ट्रांसफार्मर के सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देता है। अरे वाह, यानी मशीन तुरंत बंद हो जाती है। एकदम। इसके अलावा एक एक्सप्लोजन वेंट भी होता है। वो किस लिए? अगर दबाव इतना ज्यादा हो जाए कि टैंक की फटने की नौबत आ जाए तो इस वेंट का कमजोर कांच टूट जाता है और गैस बाहर निकल जाती है। ये बिल्कुल प्रेशर कुकर के सेफ्टी वॉल्व जैसा है। तो ये सब तो बड़े और सामान्य ट्रांसफॉर्मर्स की बातें हुई, लेकिन नोट्स में कुछ विशेष प्रकार के ट्रांसफॉर्मरों का भी जिक्र है। जी हाँ, स्पेशल ट्रांसफॉर्मर्स। जैसे कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर। सामान्य ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी दो अलग अलग कॉइल होती हैं जो एक दूसरे को छूती भी नहीं है, लेकिन ऑटो ट्रांसफॉर्मर में केवल एक ही कॉइल होती है। सही कहा। उसी एक कॉइल में से दोनों काम लिए जाते हैं। हाँ, तो क्योंकि इसमें एक ही कॉइल है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ साथ सीधे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का भी इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। और इसका फायदा ये है कि इससे तांबे की काफी बचत होती है और इसका आकार भी काफी छोटा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है। नोट्स में साफ लिखा है कि इसमें कोई इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन नहीं होता। ये इसका सबसे बड़ा रिस्क है। मान लीजिए कि वो इकलौती कॉइल बीच में से टूट जाए तो प्राइमरी का पूरा हाई वोल्टेज सीधा सेकेंडरी की तरफ आ जाएगा। जी। हमारे उपकरणों में हजारों वोल्ट की बिजली दौड़ जाएगी। ये तो मौत को बुलावा देने जैसा है। तो फिर हम इसका इस्तेमाल ही क्यों करते? सवाल वाजिब है। मतलब एक फ्लोरेसेंट लैंप या मोटर स्टार्टर के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना? क्या कोई और सुरक्षित तरीका नहीं है? आपकी चिंता बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए, इंजीनियरिंग हमेशा लागत, जगह और सुरक्षा के बीच एक समझौता होती है। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है। कैलकुलेटेड रिस्क? हाँ। हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल हर जगह नहीं करते, खासकर वहां बिल्कुल नहीं जहां इंसान सीधे उपकरण के संपर्क में हो। अच्छा, तो इनका उपयोग कहाँ होता है? इनका उपयोग उन जगहों पर होता है जहां उपकरण की बाहरी बॉडी पूरी तरह से बंद और सुरक्षित होती है और जहां हमें बस थोड़ा सा वोल्टेज ऊपर या नीचे करना होता है। ऐसे मामलों में दो अलग वाइंडिंग लगाना बहुत महंगा और बड़ा हो जाएगा। समझ गई। यानी सुरक्षा के इंतजाम बाहर से किए जाते हैं। बिल्कुल। इसी विशेष श्रेणी में मापी यंत्र ट्रांसफॉर्मर भी आते हैं जिन्हें इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स कहते हैं, जैसे करंट ट्रांसफॉर्मर और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, सीटी और पीटी। हाँ, इनका काम हाई वोल्टेज लाइनों में बिजली को सुरक्षित तरीके से मापना है। लेकिन सीटी वाले हिस्से में नोट्स में लाल अक्षरों में एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी गई है। वो चेतावनी बहुत अहम है। उसमें लिखा है कि सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी खुला यानी ओपन सर्किट नहीं छोड़ना चाहिए। ये शायद इन नोट्स का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा नियम है। देखिए, सीटी लाइन के सीरीज में जुड़ता है और भारी करंट को मापने लायक 1 या 5 एम्पियर में बदल देता है। लेकिन अगर किसी ने गलती से उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग का तार खोल दिया तो क्या होगा? क्या ये इतना खतरनाक है? बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसे ऐसे समझिए, प्राइमरी वाइंडिंग में भारी करंट लगातार आ रहा है जो कोर के अंदर एक बहुत मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। सामान्य स्थिति में सेकेंडरी वाइंडिंग में बहने वाला करंट उस फील्ड का विरोध करता है और एक संतुलन बनाए रखता है। अच्छा, तो वो उसे बैलेंस करता है। हाँ, लेकिन अगर सेकेंडरी वाइंडिंग खुली हुई है तो ऊर्जा आगे नहीं जा पा रही। ये ऐसा है जैसे आपने पानी की पाइप का आगे का सिरा पूरी तरह बंद कर दिया हो, लेकिन पीछे से मोटर पूरी ताकत से पानी फेंक रही है। तो कोर के अंदर दबाव बढ़ता जाएगा। ठीक ऐसा ही होता है। सेकेंडरी से कोई विरोध ना होने के कारण कोर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कोर पूरी तरह से सैचुरेट हो जाता है। बाप रे। और इसकी वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग के खुले सिरों पर इतना भयंकर हाई वोल्टेज पैदा होता है कि वो ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन को फाड़ देता है और पास खड़े किसी भी व्यक्ति की जान ले सकता है। बिल्कुल। वो मशीन पल भर में एक टाइम बॉम्ब बन जाती है। ये सच में डरावना है और ये बताता है कि नियमों का पालन कितना जरूरी है। खैर, अब चलिए इन मशीनों की दक्षता यानी एफिशिएंसी और परीक्षण की बात करते हैं। जरूर। कोई भी मशीन 100% ऊर्जा को आगे नहीं भेज पाती। कुछ न कुछ नुकसान होता ही है जिसे हम लॉस कहते हैं। इसे मापने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट किए जाते हैं। बिल्कुल। ओपन सर्किट टेस्ट का काम है ट्रांसफार्मर के लौह ह्रास यानी आयरन लॉस का पता लगाना। ये वो नुकसान है जो लोहे के कोर के अंदर होता है। हाँ, और ये हमेशा एक समान रहता है, चाहे ट्रांसफार्मर पर कितना भी लोड क्यों ना हो। इसमें हिस्टेरेसिस और भंवर धारा यानी एडी करंट लॉस शामिल हैं। ये भंवर धारा या एडी करंट असल में क्या है,
मैंने कई बार ये नाम सुना है। देखिए, जब बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड लोहे के कोर से टकराती है तो वह सिर्फ कॉइल में ही करंट पैदा नहीं करती, तो और कहाँ करती है? वह खुद उस लोहे के अंदर भी छोटे छोटे अवांछित करंट पैदा कर देती है जो गोल गोल घूमने लगते हैं। अच्छा, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी तेज बहती नदी में किनारे पर भंवर बन जाते हैं। इसीलिए इसे भंवर धारा कहते हैं। बिल्कुल, हाँ। और ये गोल गोल घूमने वाले करंट कोई काम नहीं करते, बस ऊर्जा को सोखकर उसे फालतू की गर्मी में बदल देते हैं। तो इसे रोका कैसे जाता है? इसी नुकसान को कम करने के लिए कोर को ठोस लोहे का ना बनाकर पतली पतली पत्तियों से बनाया जाता है, जिन्हें स्टैंपिंग कहते हैं, और उनमें सिलिकॉन मिलाया जाता है। समझ गई। और जो दूसरा टेस्ट है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, उससे तांबा ह्रास यानी कॉपर लॉस मापा जाता है। बिल्कुल, जो वाइंडिंग के तारों में होता है। और ये लोड के अनुसार कम या ज्यादा होता रहता है। नोट्स कहते हैं कि किसी भी ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता तब होती है जब उसका परिवर्तनशील तांबा ह्रास उसके स्थिर लौह ह्रास के ठीक बराबर हो जाए। एकदम सही फॉर्मूला है। लेकिन एक बात और है, जब किसी शहर में बिजली की मांग अचानक बढ़ जाती है तो क्या एक ट्रांसफॉर्मर काफी होता है? नहीं, एक ट्रांसफॉर्मर से काम नहीं चलता। अक्सर हमें कई ट्रांसफॉर्मरों को एक साथ जोड़ना पड़ता है, जिसे समानांतर प्रचालन या पैरेलल ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ बहुत ही कड़ी शर्तें हैं, है ना? हाँ। उनका वोल्टेज अनुपात समान होना चाहिए, उनकी प्रतिबाधा यानी इंपीडेंस समान होनी चाहिए, और सबसे जरूरी चीज ध्रुवता यानी पोलैरिटी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल। ये तो मुझे ऐसा लगा जैसे दो घोड़ों को एक ही गाड़ी में जोतना। अगर दोनों की स्पीड और उनके कदम एकदम एक जैसे नहीं हुए तो वो गाड़ी को आगे खींचने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ जोर लगाएंगे। गाड़ी वाला ये उदाहरण यहाँ एकदम सटीक बैठता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मर के मामले में अगर ध्रुवता या पोलैरिटी उल्टी हो गई तो ये सिर्फ गाड़ी टूटने जैसा नहीं है। तो कैसा है? ये एक बहुत बड़े धमाके जैसा है। अगर पोलैरिटी गलत जुड़ गई तो ये बिल्कुल दो भारी वोल्टेज वाले तारों को सीधे आपस में टकराने जैसा होगा, एक भयानक शॉर्ट सर्किट होगा और दोनों मशीनें जल सकती हैं। उफ, ये तो बहुत रिस्की है। और इसी 3 फेज सिस्टम में एक और कमाल का डिजाइन है जिसे ओपन डेल्टा या वीवी कनेक्शन कहते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही खास कनेक्शन है। सामान्य तौर पर सबस्टेशन में डेल्टा डेल्टा कनेक्शन का इस्तेमाल होता है, जिसमें 3 वाइंडिंग्स होती हैं। लेकिन अगर किसी खराबी की वजह से एक वाइंडिंग जल जाए तो क्या पूरा शहर अंधेरे में डूब जाएगा? इंजीनियरिंग का कमाल यहीं दिखता है। अगर 3 में से एक वाइंडिंग हटा भी दी जाए तो बाकी बची 2 वाइंडिंग वी आकार में मिलकर भी 3 फेज की सप्लाई देना जारी रख सकती हैं। हाँ, हालांकि नोट्स बताते हैं कि इसमें क्षमता कम होकर 58% रह जाती है। जी, 58%। लेकिन कम से कम सिस्टम पूरी तरह ठप तो नहीं होता। मरम्मत होने तक अस्पताल और जरूरी जगहों पर बिजली चालू रहती है। ये एक बेहतरीन फेल सेफ मैकेनिज्म है। बिल्कुल, और इन विशाल मशीनों को सालों साल चालू रखने के लिए नियमित हेल्थ चेकअप की जरूरत होती है। इसमें सबसे अहम भूमिका ट्रांसफॉर्मर के तेल की होती है। तेल के परीक्षण के जो तरीके नोट्स में दिए गए हैं वो बहुत दिलचस्प लगे मुझे। हाँ, वो काफी प्रैक्टिकल हैं। सबसे पहले आता है क्रैकल टेस्ट। नमी जांचने के लिए तेल का एक नमूना लेकर उसे एक टेस्ट ट्यूब में गर्म किया जाता है। जी। अगर तेल गर्म करने पर चट चट की आवाज आए तो मतलब तेल में नमी मौजूद है। इसे पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे घर में पकौड़े तले जा रहे हो। हाँ, बिल्कुल पकौड़े तलने जैसा ही लगता है वो। गरम तेल में पानी की एक बूंद गिर जाए तो कैसी आवाज आती है, ये बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन सिर्फ एक आवाज सुनकर लाखों डॉलर्स के पावर ग्रिड को बचा लेना, ये काम कैसे करता है? नमी इतनी खतरनाक क्यों है? देखिए, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का सबसे अहम हिस्सा है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर का तेल सिर्फ उसे ठंडा करने का काम नहीं करता। तो और क्या करता है? वो एक लिक्विड इंसुलेशन है। वो हाई वोल्टेज वाले तारों को आपस में शॉर्ट होने से रोकता है। अब पानी बिजली का सुचालक है। अगर उस तेल में हवा से जरा सी भी नमी आ जाए तो तेल अपनी रोकने की ताकत खो देता है और अंदर ही अंदर स्पार्किंग शुरू हो जाती है। और इस इंसुलेशन की ताकत को मापने के लिए BDV यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट किया जाता है ना? एकदम सही। मशीन के जरिए 2 इलेक्ट्रोड के बीच तेल रखकर वोल्टेज बढ़ाया जाता है। तेल इतना मजबूत होना चाहिए कि वो कम से कम 30 kV से 50 kV तक का वोल्टेज बिना टूटे सह सके। और सिर्फ नमी ही नहीं,
गर्मी के कारण तेल में ऑक्सीकरण भी होता है। ऑक्सीकरण? हाँ, जिससे उसमें अम्लता यानी एसिडिटी आ जाती है और कीचड़, जिसे हम स्लज कहते हैं, वो जमने लगता है। इसके लिए रंगों के चार्ट से एसिडिटी टेस्ट होता है। अच्छा, तो ये सब चेक करना बहुत जरूरी है। इसीलिए नियम कहते हैं कि हर साल तेल का परीक्षण होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर तेल को फिल्टर मशीन से गुजारकर साफ करना चाहिए। अगर ये सब नहीं किया गया तो मशीन अंदर ही अंदर खोखली होती जाएगी। तो कुल मिलाके इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि सड़क के किनारे खड़ा वो साधारण सा दिखने वाला लोहे का बक्सा असल में कितनी जटिल और सटीक इंजीनियरिंग का नमूना है। बिल्कुल। फैराडे के अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड से लेकर ट्रांसफॉर्मर के सांस लेने तक और सिलिका जेल के नीले से गुलाबी होने के विज्ञान तक, हमने ये भी समझा कि खुले सीटी ट्रांसफॉर्मर कितने खतरनाक हो सकते हैं और कैसे तेल में पकोड़े तलने जैसी छट-छट की आवाज एक बहुत बड़े हादसे को टाल सकती है। एकदम। और ये सारे छोटे छोटे सिद्धांत मिलकर उस पूरे बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखते हैं जिस पर आज हमारी पूरी सभ्यता की रफ्तार टिकी हुई है। सही बात है। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद अगली बार जब श्रोताओं को सड़क पर किसी ट्रांसफॉर्मर के पास से गुजरना हो या अपना फोन चार्ज करना हो तो उस शांत स्टील टैंक के अंदर चल रही मेहनत का अंदाजा लगाया जा सकेगा कि कैसे वो सांस ले रहा है, कैसे वो ऊर्जा को बिना छुए एक रूप से दूसरे रूप में ढाल रहा है। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले एक विचार जो सोचने पर मजबूर करता है। आज की तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है। जैसे जैसे पूरी दुनिया सेंट्रलाइज्ड पावर ग्रिड से हटकर रिन्यूएबल एनर्जी यानी हर छत पर लगे सौर पैनल की तरफ बढ़ रही है और साथ ही माइक्रोचिप वाले स्मार्ट सॉलिड स्टेट ट्रांसफॉर्मर विकसित हो रहे हैं। जी, जिनमें ना लोहे के बड़े कोर की जरूरत होती है और ना ही हजारों लीटर तेल की। तो क्या पारंपरिक लोहे और तांबे से बने इन बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मरों का वजूद आने वाले समय में खत्म हो जाएगा? क्या भविष्य में सब स्टेशन से आने वाली वो जानी पहचानी हम की आवाज हमेशा के लिए शांत हो जाएगी? ये सोचने वाली बात है। वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।